आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई माननीय मंत्रिपरिषद की बैठक में हमारे विभागों से संबंधित पहले ऊर्जा विभाग की मैं बात करूंगा। तो ऊर्जा विभाग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। कुल 20 प्रस्ताव 20 कुल 20 प्रस्ताव कहे जाएंगे। उसमें से ऊर्जा विभाग से संबंधित एक जैव ऊर्जा नीति जो 2022 की नीति हम लेकर के आए हैं, उसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है। इस नीति की विशेषताएं मैं थोड़ी बताऊंगा। पहले तो ये बता दूं उसका पूर्व भूमिका कि अपने राज्य में 2018 में एक जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू किया गया था। उसके बहुत अच्छे परिणाम भी रहे। 3 यूनिटें उसमें से चालू होने की स्थिति में हैं। उसमें से एक को हमने अभी हाल ही में 43 लाख रुपए का हमने सब्सिडी भी दिया है। उसे और गति देने के लिए, और जैसा कि आप जानते हैं बायोफ्यूल या जैव ऊर्जा का उत्पादन पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा है। आपने सुना होगा किसान जो पराली जलाते हैं या पराली जलाने के लिए जो मजबूर हो जाते हैं किसान, उससे मुक्ति दिलाने का, उसी तरह से जो कृषि में जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है उसका सदुपयोग हो सके, मंडी से निकलने वाले वेस्ट का सदुपयोग हो सके, नगरीय अर्बन वेस्ट का सदुपयोग हो सके, शुगर मिलों से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल या बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उनका उपयोग हो सके। और ये सब करते हुए हम किस प्रकार से किसानों की आय को बढ़ावें, किसानों की आय जो दूनी करने का जो राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पे जो लक्ष्य है उसको हम कैसे पूरा करें, उस दिशा में एक कदम है। ग्रामीण रोजगारी पैदा करने के दिशा में भी यह एक कदम है। उसी तरह से जो हम ऑयल और गैस इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, उसमें भी कमी लाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इन सभी पासाओं को देखते हुए ये निर्णय हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को प्रेरणा दी कि एक नई जैव ऊर्जा नीति बनानी चाहिए। उस पर हम लोग 2-3 महीने से काम कर रहे थे। आपको याद होगा कि अगस्त महीने की 11 तारीख को हमने इस अपनी ड्राफ्ट जो पॉलिसी थी उसे हमने वेबसाइट पे भी डाला था, और उसी के एक दिन पहले ऊर्जा विभाग का एक बड़ा वर्कशॉप हुआ था। उसमें भी इसको विस्तृत चर्चा में हम ले गए थे और पूरे देश के जो एक्सपर्ट थे उन सबका सुझाव लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के को भी प्रेजेंटेशन किया गया। उनका भी अलग से मार्गदर्शन लेते हुए इस नीति को हमने आखिरी किया है, जिसमें 3 भागों में, एक तो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, दूसरा बायोडीजल की व्यवस्था के उत्पादन की व्यवस्था कर रहे हैं, और उसी तरह से बायो ब्रिकेट जिसको कहते हैं, बायो कोल भी जिसको कहते हैं, पैलेट बनाने की भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। ये पॉलिसी 5 साल के लिए अमली होगी और उसमें मुख्य रूप से हम प्रोडक्शन पे इंसेंटिव देने का हमने प्रावधान रखा है। जैसे उदाहरण के रूप में कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन पर 75 लाख प्रति टन की दर से अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक हम सब्सिडी देंगे। उसी प्रकार बायोकोल के उत्पादन पर 75,000 प्रति टन की दर से अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक की, और बायोडीजल के उत्पादन पर रुपया 3 लाख प्रति किलोलीटर की दर से 20 करोड़ की सब्सिडी देने का प्रावधान है। ये जो सारा का सारा जो ये सब्सिडी का जो प्रावधान है वो लगभग 15% उनकी लागत का बनता है। उसके उपरांत जहां ये व्यवस्था इस प्रकार से होगी कि सरकार
सभी जिलों में और विशेष करके जहां इसका पोटेंशियल ज़्यादा है उन जिलों में एडवर्टीजमेंट निकालेगी कि जो लोग इच्छुक हों वो अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग अप्लाई करेंगे उनको एक तरफ उनके प्लांट लगाने की व्यवस्था को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उसमें जमीन 30 साल के लिए 1 रुपए के टोकन पे देने का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही जो तहसील स्तर पे इसका एक कैचमेंट एरिया बनाया जाएगा, क्योंकि उनको वेस्ट मटेरियल मिलना भी चाहिए, पर्याप्त वेस्ट मटेरियल, पराली है या शुगर मिल का जो बायो प्रोडक्ट है वो सब कुछ उनको मिलना चाहिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी कि एक ही तहसील में बहुत ज़्यादा न लग जाए कि उनको वायबिलिटी का प्रश्न आवे। तो उसके लिए डीएम की अध्यक्षता में एक समिति इसकी निगरानी भी करेगी और साथ में ये जो विभिन्न प्रकार के जो बायो मटेरियल हैं, जो रॉ मटेरियल जिसको कह सकते हैं या वेस्ट मटेरियल हैं, उस सब का एग्रीगेशन करने के लिए, सबको इकट्ठा करने के लिए ये भी व्यवस्था की गई है कि तहसीलों में इस तरह के हमारे जो फार्मर्स के प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है या हमारी मंडी समितियां हैं या अन्य ऐसे जो सहकारी या पंचायत राज से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, वो लोग अगर आगे आते हैं तो उन्हें भी हम प्रोत्साहित करेंगे इस नीति के तहत, जिससे कि वो वेस्ट मटेरियल का या बायो मटेरियल का एग्रीगेशन या इकट्ठा करने की कार्रवाई कर सके। और उस दिशा में उन जो एग्रीगेटर्स हैं उनको भी परिवहन के लिए, उसके स्टोरेज के लिए, भंडारण के लिए और कलेक्शन के लिए, इन तीनों क्षेत्रों में जो संसाधन लगने हैं, जो उनके मशीनरी वगैरह लगनी है, उस पर भी 30% की सब्सिडी देने का प्रावधान हम लोग कर रहे हैं। जमीन में जैसा मैंने कहा टोकन दर से दी जाएगी पट्टे पर, उसी प्रकार और कुछ राहतें दी जा रही हैं, जिससे स्टैम्प शुल्क में 100% जो है उनको कंपेंसेट किया जाएगा। विद्युत कर इलेक्ट्रिक ड्यूटी में 10 वर्षों तक 100% छूट दी जाएगी और 5 किलोमीटर तक अगर कोई प्लांट, क्योंकि ये प्लांट जो लगेंगे सामान्य रूप से देहात में या थोड़े से रिमोट एरियाज में लगेंगे, तो उनमें आने जाने का जो रोड का जो कांटेक्ट वो होता है, आवागमन होता है, वो इसकी स्थिति बढ़िया रहे, आ जा सके, रॉ मटेरियल आ जा सके। इसके लिए 50 करोड़ रुपए के से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट वाले जो प्लांट हैं उनको हम लोगों ने 5 किलोमीटर तक की अप्रोच रोड सरकारी खजाने से बना करके देने का भी हम लोगों ने इसमें प्रावधान रखा है। जो प्राधिकरण है उनके क्षेत्र में जो इस तरह के प्लांट आएंगे उनको डेवलपमेंट चार्ज में से भी 100% छूट देने का प्रावधान किया गया है। हम लोगों ने ये पूरी जो बायो मटेरियल की जो श्रृंखला बनाने की जो चेन है, उसमें जैसा मैंने कहा एग्रीगेटर से लेकर के और प्लांट को बनाने चलाने वालों तक को सबको हमने इसमें छूट में शामिल करने का, इस पॉलिसी में लेने का हमने प्रावधान रखा है। जैसा मैंने पहले बताया, कंप्रेस्ड बायोगैस के प्लांट का हमारा जो नीति की जो पूरी 5 साल की कालावधि है, उसमें हमारा लक्ष्य है कि 1000 टन कंप्रेस्ड गैस प्रतिदिन पैदा हो और जो हमारा पूरा जो वित्तीय व्यवस्था हम कर रहे हैं उसको सब्सिडी देने की, वो 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम कर रहे हैं। उसी प्रकार बायोकोल प्लांट का हमारा जो लक्ष्य है 4000 टन बायोकोल प्रतिदिन का हमारा लक्ष्य है और उसके लिए हमने जो सब्सिडी का अमाउंट रखा है वो 30 करोड़ रुपए रखा है। फिर उसी तरह से बायो एथेनॉल और बायोडीजल का हमारा जो है वो 2000 किलो लीटर प्रतिदिन का लक्ष्य है और उसके लिए हमने वित्तीय संसाधन जो रखा है वो 60 करोड़ रुपए रखा है। बायोमास के संग्रहण के लिए भी उसी प्रकार फार्म की मशीनरी इक्विपमेंट यूनिट की संख्या 500 हमने रखी हुई है और उसके लिए भी हमने सब्सिडी का प्रावधान 100 करोड़ रुपए का किया हुआ है। 50 करोड़ से अधिक का जो मैंने बताया कि जो प्लांट लगेंगे उनको अप्रोच रोड बना करके देने का की जो व्यवस्था हमने सोची है, कुल 200 किलोमीटर अभी सोचा है और उसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है नीति के, क्योंकि किसानों को एजुकेट करना भी आवश्यक है और उसके किसानों को जानकारी होनी चाहिए कि पराली
जलाने से बेहतर है पराली को बेच देना, पराली को ऐसी जगह पे ले जा करके उसका सदुपयोग करना, उसके जरिए पैसा कुछ मिल जाएगा, इनकी इनकम बढ़ जाएगी। तो ऐसे प्रचार प्रसार के लिए भी हमने प्रति जनपद 1 लाख रुपए की व्यवस्था की है, उसके लिए भी हमने प्रावधान रखा है। इस प्रकार ये जो नीति है ये बहुत ही दूरगामी और फ्यूचरिस्टिक नीति हम लोग लेकर के आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी, मंशा थी कि देश में सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव एक बायोफ्यूल पॉलिसी बने, और उसी दिशा में हम लोगों ने इसे बना करके माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा, और उसे माननीय मंत्रिपरिषद ने आज मंजूर किया है। दूसरा विषय भी मैं ही ले लूं कि? हाँ जी जी। एक मेरे विभागों से जुड़ा हुआ 15वां और 16वां नंबर का छोटा सा 2 विषय है। उसमें मुजफ्फरनगर नगर पालिका का सीमा विस्तार किया गया है, और उसी प्रकार टांडा गोंडा जिले की कटरा नगर पंचायत का भी सीमा विस्तार किया गया है। मुजफ्फरनगर में खानजहांपुर, मंधेड़ा, मीरापुर, बहलना, सुजड़ू, सहावली, सरवट, कुकड़ा, मुजफ्फरनगर शाहबुद्दीनपुर, गांव अलमासपुर, बीबीपुर, मुस्तफाबाद, शेरनगर और बिलासपुर, इस प्रकार के गांव सम्मिलित किए गए हैं। उसी प्रकार गोंडा में की कटरा में चचेरा, बीरपुर, कटरा, मझौवा एवं बाबूपुर करके गांव शामिल किए गए हैं। अभी भी चूंकि ये विस्तार का मामला है, इसलिए नगर निकायों की कुल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नगर निगम अभी 17 हैं, नगर पालिकाएं जो पिछले कैबिनेट के स्तर के समय पे जो स्थिति थी वही है। नगर पंचायत 545, इस प्रकार कुल 762 नगर निकाय है। कुछ अन्य विषयों पे मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जो मीटिंग थी, उसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही दूरगामी एक निर्णय लिया गया है, और वो है उत्तर प्रदेश के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की प्रोत्साहन नीति एक नई 2022 बनाने का निर्णय लिया गया है। इस नीति के पीछे जो रणनीति थी वो ये था कि हमारे एक तो सभी क्षेत्रों का राज्य में, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एमएसएमई जो है वो उत्तर प्रदेश के विकास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। देश की सभी एमएसएमईज का एक बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, लगभग 90 लाख यूनिटें हैं हमारी, और विभिन्न क्षेत्रों में वो काम करती हैं, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देती हैं। इसलिए एमएसएमई सेक्टर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पूरी नीति जो 2022 की बनी है, उसके पीछे ये था कि सार्वत्रिक विकास हो, लोगों को रोजगारी मिले, हमारी जो सुविधाएं हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी विकास हो। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जो नीति बनाई गई है, उसके प्रमुख अंश ये हैं कि हर ग्रामीण क्षेत्र में एमएसएमई की स्थापना के लिए ग्राम सभाओं की 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि चिन्हित करके उद्योग निदेशालय के हस्तांतरित करके उसमें एमएसएमई लगाने का प्रयास किया जाएगा। उसी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है जिसका बहुत ही दूरगामी असर होगा, और जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, काफी समय से इस बात की चर्चा भी हो रही थी कि हमारे जितने एक्सप्रेसवे बने हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार ये बात कही है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे उदाहरण के रूप में, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, ये सारे जो एक्सप्रेसवे बने हैं उनके इर्द दोनों तरफ औद्योगिक पट्टियां विकसाने की बात काफी समय से हो रही थी, और उसमें भी इस नीति के तहत ये निर्णय लिया गया है कि इन एक्सप्रेसवे के 5 किलोमीटर की दूरी के कॉरिडोर में 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि एक स्थान पर उपलब्ध होने पर वहां जो है उद्योग अपना निदेशालय जो है वो और इंडस्ट्रियल क्लस्टर का विकास करेगा, और इस प्रकार से
एमएसएमई के जो फैलाव है उसको हम लोग बढ़ावा देंगे। उसी प्रकार निजी क्षेत्र द्वारा अगर कोई 10 एकड़ उनके पास जमीन है या इस तरह का पार्क बनाना चाहते हैं तो उसे भी हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। इसमें कई स्तर पे कई रूप में सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। उन बातों के डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, आपको लिखित प्रेस नोट मिल रही है और ये बहुत ही एक फ्यूचरिस्टिक नीति बनाई गई है जिसके बड़े अच्छे दूरगामी परिणाम आएंगे। राज्य योजना, अगला एक मुद्दा ये है कि राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया है। आपको याद संज्ञान में होगा कि हमारे राज्य में, उत्तर प्रदेश में जो हमारा राज्य योजना आयोग है उसकी रचना 24 अगस्त 1972 को हुई थी। 1972 24 अगस्त 1972 को हुई थी। और भारत सरकार में आपको याद होगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पुराना जो योजना आयोग था भारत सरकार का, जो इसकी रचना 1950 में हुई थी, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग करके और उसमें काफी कुछ उसके काम काज में परिवर्तन करके, उसकी फ्रेमवर्क में परिवर्तन करके नीति आयोग की रचना की गई। उसी के ढांचे पर, उसी दृष्टिकोण से राज्य में अपना जो पुराना 1972 का जो ये अपना आयोग था, योजना आयोग था, उसको रिस्ट्रक्चर करते हुए सबसे पहले तो उसका नाम अब स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन STC होगा। उसमें स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन STC, उसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे। जो उसके पदेन सदस्य होंगे उसमें माननीय वित्त मंत्री जी होंगे, माननीय अपने उप मुख्यमंत्री द्वय होंगे, माननीय कृषि मंत्री जी होंगे, माननीय समाज कल्याण मंत्री जी होंगे, माननीय पंचायत राज मंत्री जी होंगे, माननीय औद्योगिक विकास मंत्री जी होंगे, माननीय जल शक्ति मंत्री जी होंगे, नगर विकास विभाग के मंत्री होंगे और माननीय जो राज्य मंत्री नियोजन विभाग के हैं वो उसमें पदेन सदस्य होंगे। उसी प्रकार जो स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन बन रहा है उसके उपाध्यक्ष के पद पर कोई ख्याति प्राप्त लोक प्रशासक या शिक्षाविद या इकोनॉमिस्ट या अर्थव्यवस्था से जुड़े विषय के विशेषज्ञ को लिया जाएगा, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी नामित करेंगे। और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसको बोलते हैं, शासकीय पदेन सदस्य जिनको कह सकते हैं, उनमें माननीय मुख्य सचिव होंगे, कृषि उत्पादन आयुक्त जी होंगे, औद्योगिक एवं अवस्थापना आयुक्त होंगे, समाज कल्याण आयुक्त या अपर मुख्य सचिव, जो भी प्रमुख सचिव उस विभाग के जो भी उस समय होंगे वो होंगे। कुछ विभागों के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव जो भी उस समय ऑपरेशनल हो अधिकारी, उन विभागों में वो होंगे। और वो विभाग वो हैं, वित्त विभाग है, कृषि विभाग है, नगर विकास विभाग है, ग्राम विकास विभाग है, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग है, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग है और नियोजन विभाग है। जो गैर सरकारी भी सदस्यों को नामित करने या आमंत्रित करने की इसमें व्यवस्था रखी गई है, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी नामित करेंगे। उनमें सामाजिक सेक्टर से संबंधित विषय विशेषज्ञ होंगे, कृषि एवं संवर्गीय सेवाओं से संबंधित विषय विशेषज्ञ होंगे, अर्थव्यवस्था एवं वित्त क्षेत्र से संबंधित विषय विशेषज्ञ होंगे, औद्योगिक विकास या निवेश या प्रौद्योगिकी या ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित भी विशेषज्ञ होंगे। उसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको CEO कह सकते हैं या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कह सकते हैं,
वो कोई एक लोक प्रशासक, पब्लिक सर्वेंट हो सकते हैं, या प्रमुख सचिव अथवा उनसे उच्च पद के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी भी हो सकते हैं। जो उसके नीचे, उनके नीचे एक अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भी व्यवस्था है, जो जिनका जो स्तर होगा वो विशेष सचिव नियोजन के स्तर का होगा। इसमें जो स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन है, उसकी जो मनोनीत किए जाएंगे लोग, उनकी सदस्यता की अवधि 3 वर्ष होगी, जिसे विशेष परिस्थितियों में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। और इस अवधि में भी माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमोदन से उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। प्रेस नोट मिल रही है आपको, इसमें ये सब डिटेल। नामित में जैसा मैंने कहा, पदेन सदस्य जिनको कहते हैं, नामित तो उन्हीं को कहा जाए। बाकी नामित में माननीय मंत्री वित्त विभाग, माननीय मंत्री कृषि विभाग। हाँ, अच्छा, ओके। नहीं, अभी वो सब कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के उस पे रखा गया है। किसी क्षेत्र में 1 भी हो सकते हैं, किसी क्षेत्र में 2 भी हो सकते हैं। ऐसी कोई संख्या मर्यादा नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी। ये आयोग जो है, ये जैसा कि आपने देखा है, और पहली बात तो ये कि पहले का जो हमारा योजना आयोग है, उसके कुछ कार्य ऑलरेडी निर्धारित हैं, वो कार्य तो होंगे ही होंगे। लेकिन विशेष रूप से नीति आयोग जिस प्रकार एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है, और अलग अलग क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं उनसे वो संवाद करते हैं, उन विशेषज्ञों की राय लेकर के किस क्षेत्र की क्या नीतियां होनी चाहिए, क्या वर्तमान नीतियों में क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए, ये पूरा जो कार्य है वो लगातार चलता रहता है उनका। तो इस प्रकार के कार्य ये हमारा स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन करेगा, और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए तो पहला तो है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन में जो थिंक टैंक का जो काम है वो एक बहुत बड़ा काम है, और उसे हमारा ये करेगा। दूसरा हमें पूरा कर लेना है। दूसरी बात कि जो कुछ नए नॉलेज, नई स्किल्स या नवाचार आते हैं, जो इनोवेशंस होते हैं, उन पे भी नीति आयोग काफ़ी रिसर्च और ये करता रहता है, तो उसको भी ये लेने का प्रयास करेंगे। अगला विषय जो ध्यान देने योग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि आने वाले कुछ ही वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाया जाए। तो उस दिशा में भी ये स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन अपना काम करेगा। और जो हमारे संसाधन है, भौतिक संसाधन, वित्तीय संसाधन, जनशक्ति के जो संसाधन है, उसके सर्वोत्तम उपयोग की क्या नीति हो सकती है, उसके बारे में सुझाव देने का कार्य करेगा। हमारे जो नेशनल एजेंडा है, उन नेशनल एजेंडाओं के मद्देनजर और अपने राज्य की जो पॉलिसीज हैं, उनका भी कैसे क्रियान्वयन हो, उसमें कैसे आगे बढ़ा जाए, उन कार्यक्रमों पर भी ये कमीशन सुझाव देगा। जो हमारी सामाजिक विकास की योजनाएं हैं, उन्हें विशेष रूप से उनमें उत्पन्न होने वाले जो अवरोध हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, उनको दूर करने, उन समस्याओं को चिन्हित करके उसके विकास एजेंडा का सफल कार्यान्वयन कैसे हो, उन पे काम करेगा ये आयोग। पीपीपी मॉडल के माध्यम से जो हमारे उपलब्ध वित्तीय संसाधन हैं, उन संसाधनों को कैसे हम आगे बढ़ावें, कैसे हम उनका सदुपयोग करें, और जो हमारे कार्य हो रहे हैं वो आउटकम बेस्ड कैसे हो, प्रतिफल उसका कैसे मिले। हम काम तो करते हैं, योजना की काम होता है, लेकिन क्या लक्षित जो प्रतिफल है या आउटकम जिसको बोलते हैं, तो एक आउटकम बेस्ड परफॉर्मेंस की जो थियरी है, उस थियरी पर भी ये आयोग हमें आगे ले जाने का काम करेगा। जैसा मैंने बताया कि ज्ञान की नॉलेज रिजर्वायर के रूप में या नॉलेज हब के रूप में या थिंक टैंक के रूप में भी ये काम करेगा, और अन्य कार्य जो समय समय पर आवश्यक होंगे वो भी कार्य इस आयोग के जिम्मे होंगे।
धन्यवाद। क्वेश्चन बाद में ले लें, पहले माननीय मंत्री जी का पूरा। कुछ हम लोग कर लेते हैं और बाद में हो जाएगा, फिर हो जाने के बाद में क्वेश्चन कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में उप निबंधक कार्यालयों में जो संपत्तियों की रजिस्ट्री के विलेख का 2017 से डिजिटाइजेशन के द्वारा रजिस्ट्रीकृत करने का कार्य ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि 2017 से पूर्व 2002 तक का जो भी इस तरह की संपत्तियों के विलेख हैं उनका भी डिजिटलाइजेशन करा के उनको पूरी तरह संरक्षित और सुरक्षित करने का काम किया जाए। इसी के क्रम में 1 साल की अवधि के अंदर हम वर्ष 2002 से 2017 तक की अवधि के जो भी पंजीकृत लेख पत्र हैं उनका डिजिटाइजेशन 1 वर्ष के अंदर पूर्ण कराने का कार्य करेंगे। इसके क्रियान्वयन से निबंधक विभाग के राजस्व की आय भी लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए हमारी प्रतिवर्ष की संभावित वृद्धि होगी। और खास बात ये होगी कि जो हमारा 2002 से 17 के बीच का भी डिजिटाइजेशन जब हो जाएगा तो उसमें जन सामान्य को न्यायालयों में जो बात चल रहा है या तमाम वित्तीय संस्थाओं को कार्यालयों से जो उनके निरीक्षण, सत्यापन, उनकी प्रतियां प्राप्त करने की जो दिक्कतें आती हैं वो पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी, बहुत ही सरलीकरण हो जाएगा। इससे जन सामान्य को भी प्रक्रिया का बहुत बड़ा लाभ आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। जनपद, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अयोध्या इस समय ऐसी नगरी है जिसके प्रति आकर्षण, जिसके प्रति पर्यटकों का आवागमन और पर्यटकों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसी विश्व स्तरीय धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी को बनाने के लिए हम लोग अयोध्या विजन 2047 के अंदर इसमें पर्यटन विभाग की ओर से टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण PPP मोड में निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित और संचालित कराए जाने का निर्णय लिया है। इसमें हम लोग अल्प व्यय के अंतर्गत सुविधाजनक बजट में यात्री निवास, होटल, डोरमेट्री, एम्पी थिएटर का निर्माण, पार्किंग, अंडरग्राउंड पार्किंग का निर्माण और तमाम जो पर्यटकों के लिए बेसिक सुविधाओं को देने का काम करेंगे। इस समय चूंकि श्री राम मंदिर जन्मभूमि के इस अयोध्या नगर में पर्यटकों की संख्या रात दिन बढ़ रही है, लेकिन इसके सापेक्ष वर्तमान में 30 होटल और 100 मंदिरों की धर्मशालाएं जिनमें कुल मिला के 25,000 के लगभग शैय्याएं वर्तमान में उपलब्ध हैं। लेकिन जब हम लोग ये अपना फैसिलिटेशन सेंटर तैयार कर देंगे उसके बाद इसमें गुणात्मक रूप से रुकने की, ठहरने की, संसाधनों की वृद्धि के साथ साथ अंडरग्राउंड पार्किंग में 250 कारों का पार्किंग भी आसानी से करना संभव हो सकेगा। ये आज निर्णय माननीय कैबिनेट द्वारा लिया गया है, इसकी स्वीकृति दी गई है। 2047 अयोध्या विजन 2047 आज माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जनपद के अंतर्गत रानीपुर में एक रानीपुर टाइगर रिजर्व पार्क की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत रानीपुर वन्य जीव विहार के रूप में कुल 23,031 हेक्टेयर भूमि को रिजर्व कोर के लिए एवं वन क्षेत्र के रूप में सूचित 29,558 हेक्टेयर क्षेत्र का जो प्रस्तावित क्षेत्र है बाह्य और आंतरिक मिलाकर के कुल मिला के 52,989 कुल क्षेत्रफल में रानीपुर टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करते हुए बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना एवं आवश्यक पदों का सृजन
और व्यवस्था सुनिश्चित करी जाएंगी। इस योजना पर अनावर्ती व्यय लगभग 60-40 का जो रेशियो है, जिस पर लगभग 50-50 के अनुपात में, और कुछ जो राज्यांश और केंद्रांश का दोनों का हिस्सा रहेगा, 50-50 का इस पर व्यय होगा। आज जैसे ही हमारा मंत्रिपरिषद में निर्णय हुआ है, अधिसूचना जारी होने के तत्काल बाद ये इसकी स्थापना का कार्य शुरू हो जाएगा। मैं समझता हूं कि अन्य विशिष्ट प्रकार के जो वन्यजीव हैं उनके संरक्षण, संवर्धन और बुंदेलखंड क्षेत्र में इको पर्यटन, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बड़ी नई दशा और दिशा बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलने का हमारा जो सपना है वो पूरा हो सकेगा, और साथ ही साथ प्राकृतिक वातावरण के बेहतर ढंग से उसको संरक्षित करने में भी हम लोगों को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इसके साथ ही साथ वन्यजीव संरक्षण, इकोसिस्टम से इको विकास, अनुसंधान, पर्यावरणीय शिक्षा के प्रति जन सामान्य को प्रेरित करने में और जागरूक करने में भी हम लोगों को काफी इससे बल मिलेगा। ये प्रस्तावित जो हमारा क्षेत्र है, ये टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित होने से समीपवर्ती पन्ना टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में स्थित है को प्रवासित बाघों का पुनर्वास सुरक्षित रूप से निश्चित हो जाएगा, जिसमें बाघों की संख्या में वृद्धि होगी। पन्ना जो हमारा टाइगर, जो मध्य प्रदेश वाला जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, वहाँ जल भराव की समस्या प्राय रहती है, जिससे वहाँ के जो वन्य जीव हैं उनको कहीं न कहीं बरसात के मौसम में असुविधा होते हैं और इधर उधर उनको जगह नहीं मिलती। उसका आबादी के क्षेत्र में जाने से कहीं कहीं उनको शिकार भी होना पड़ता है, लोगों के द्वारा उनका आघात भी कर लिया जाता है, तो वो संरक्षित भी होंगे और हमारे इस वाले टाइगर रिजर्व में उनको संरक्षण और सुरक्षा मिलने का काम भी पूरा हो सकेगा। इसके साथ ही साथ इको टूरिज्म में संरक्षण, जो वन्य जीवों का संरक्षण में सुरक्षा संबंधी कार्य, पारिस्थितिकी विकास और नए संसाधनों के विकास में जनता को प्रतिवर्ष रोजगार के भी अनेक अवसर उपलब्ध होंगे। अभी जैसा कि आपके संज्ञान में कि पूरे प्रदेश में लगभग 58,189 ग्राम पंचायतों में ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन सुविधा देकर के हम लोग ग्राम पंचायत में 15 रुपया चार्ज करके आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, इस तरह के 143 तरह के प्रमाण पत्र वहाँ के उसी एक ही स्थान पर देने का काम कर रहे हैं। उसका चार्ज 15 रुपया हम लोग पहले ही निर्णय ले चुके थे, जो गांव पंचायत के खाते में जमा होना था। क्योंकि हम लोग इस तरह के जो ग्राम पंचायत को काम ये कर रहे हैं, वो पंचायत सहायक, उसका नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो संविदा पे आउटसोर्सेज से हम लोग उसे लिए हुए हैं। उसको प्रोत्साहन के स्वरूप हम लोगों ने आज तय किया है कि 15 रुपया में से 5 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में उसको दिया जाएगा, और अवशेष जो धनराशि होगी वो पंचायत निधि के खाते में जमा कराई जाएगी। इस तरह का थोड़ा सा परिवर्तन करके हम लोगों ने एक हमारा जो डाटा सहायक है उसको भी प्रोत्साहित करने का काम किया, ताकि और बेहतर अपनी सेवाएं दें, उसका इंटरेस्ट जनरेट हो और साथ ही साथ और बेहतर सुविधाएं लोगों को मिल सके। गांव में ही सारी सर्टिफिकेट उसको जारी हो सके, कहीं उसको तहसील और ब्लॉकों में इधर उधर भटकना न पड़े। इसको और सुचारू और अच्छा बनाने के लिए आज हम लोगों ने इसको थोड़ा सा संशोधन करने का निर्णय लिया है। ये बता चुके 50 करोड़ का निर्माण लागत वाला शासकीय भवनों का निर्माण वाला हो चुका है ना। इसकी डिटेल नोट तो हम दे रहे हैं, लेकिन छोटा सा विषय ये है कि 50 करोड़ के ऊपर की लागत वाले जो सरकारी भवन बनते हैं उसमें उसकी अभी तक की जो कार्य पद्धति थी वो मोटा मोटा ये थी कि अपना जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है
वही उसका ड्राइंग डिजाइन सब कुछ वही बनाता था। फिर वही कॉन्ट्रैक्ट भी इनवाइट करता था, टेंडर भी इनवाइट करता था, वही कॉन्ट्रैक्ट भी डिसाइड करता था। इसमें ये पाया गया कि एक ही एजेंसी जब सब कुछ करती है तो कई बार एक ही जगह सारे निर्णय होने के कारण कई बार दिक्कतें आ रही थी। तो उसमें उनको 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 भी उसमें शामिल रखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि योजना आयोग में एक पीएमयू की रचना की जाएगी, जो इस तरह की जो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की रचना की जाएगी। और वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो है 50 करोड़ के ऊपर के जो लागत वाले जो भवन सरकार के बनेंगे। दूसरा ये था कि पीडब्ल्यूडी सामान्य रूप से रोड बनाने में ज़्यादा एक्सपर्ट है। भवन बनाने के लिए हमें इसमें नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, नई नई एजेंसियों की भी आवश्यकता रहती है, केंद्र सरकार की एजेंसियां भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके। इस दृष्टि से ये हुआ है कि अपना अब जो नया नाम बन गया एसटीसी हो गया, तो एसटीसी में एक पीएमयू की रचना की जाएगी और वो जो पीएमयू है वो इस पूरी प्रोसेस को पहले प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स डिसाइड करेगी, फिर वो उसकी डिजाइन बनाएंगे और फिर आगे उसके कॉन्ट्रैक्ट का कार्य बढ़ेगा। तो इस प्रकार से एक इसमें मॉनिटरिंग के लिए और इसमें ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा क्वालिटी लाने के लिए, ज़्यादा स्पीड लाने के लिए, नई टेक्नोलॉजी आ सके, उस दृष्टि से ये पूरा एक निर्णय लिया गया। थैंक यू। बाकी दफ्ते लिखित आपको प्रेस नोट दे दिए जा रहे हैं, ये दे रहे हैं आपको, हम आपको प्रेस नोट दे रहे हैं, ये करा दिए, मना कर दिया। बाकी 10 की लिस्ट जो दे रहे हैं, हाँ।